पाकिस्तान के दो भाइयों ने मिलकर कुछ ऐसा करा जो इस मुल्क की तारीख में पहली दफा हुआ था। उनका काम इतना डार्क, इतना हॉरिफाइंग था कि पाकिस्तानी लॉ के पेजेस में एक नया क्राइम लिखना पड़ा। पुलिस, मीडिया और पूरी आवाम हैरान रह गई, क्या ये सच हो सकता है? जब उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर से ऐसी बदबू निकली जो सिर्फ एक चीज का सिग्नल थी, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। पाकिस्तान का एक छोटा सा इलाका था दरिया खान, डिस्ट्रिक्ट भक्कर, पंजाब। गरीबी, बेरोजगारी और मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज वहां आम थे। और इसी गांव के कोने में रहते थे मोहम्मद आरिफ अली और मोहम्मद फरमान अली, दो भाई जिनके बारे में कोई नहीं सोच सकता था कि वो एक दिन पाकिस्तान में नया क्राइम लाने के जिम्मेदार बनेंगे। उनका बैकग्राउंड बहुत मॉडेस्ट था, खानदान आम था, लेकिन इन दोनों भाइयों का मेंटल और इमोशनल हाल कुछ और ही था। गांव के लोग कहते हैं कि उनका बिहेवियर बचपन से ही अजीब था। ज्यादा मिलते नहीं थे, कभी कभी ग्रेवयार्ड के आसपास देखने को मिलते और अक्सर कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करते जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे। 2011 का साल था। दरिया खान पुलिस को रिपोर्ट्स मिलती हैं कि एक लोकल ग्रेवयार्ड में हाल ही में दफन हुए मुर्दे गायब हुए हैं। पहले तो लोगों ने समझा कि शायद जानवर कब्र खोदकर बॉडी ले गए, लेकिन जब एक फैमिली अपनी बेटी की कब्र देखने गई तो लाश का एक हिस्सा मिसिंग था, उसका लेग। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और क्लूज उन्हें एक छोटी सी कच्ची बस्ती तक ले गए जहां आरिफ और फरमान रहते थे। जब उनका घर चेक हुआ तो अंदर से ऐसी स्मेल आई जो किसी भी इंसान को हिला दे। फ्रिज, किचन और एक छोटे से पॉट में ह्यूमन फ्लैश मिला और वहीं से यह खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। पाकिस्तान के कैनिबल ब्रदर्स पकड़े गए। उन्होंने कन्फेशन में बताया कि वो कब्रों से लाश निकालकर उनका गोश्त खाते थे। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो जवाब और भी डिस्टर्बिंग था। आरिफ ने कहा, बस क्यूरियोसिटी थी, देखना चाहता था इंसान का गोश्त कैसा लगता है। उस वक्त पाकिस्तान के कानून में कैनिबलिज्म नाम का कोई सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसीलिए पुलिस ने उन्हें सिर्फ ग्रेव डेस्करेशन और पब्लिक पीस डिस्टर्ब करने के चार्जेस में बंद किया। दोनों भाइयों को सिर्फ 2 साल की सजा मिली और 2013 में उन्हें रिलीज कर दिया गया। लोग समझ रहे थे कि अब ये दोनों संभल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर की भूख खत्म नहीं हुई थी, वो भूख जो इंसानी गोश्त के लिए थी। 2014 में एक बार फिर दरिया खान का माहौल बदल गया। नेबर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि आरिफ के घर से गंदी बू आ रही है। पुलिस ने रेड किया और उनके घर से एक 3 साल के बच्चे का हेड मिला जो कि आधा पका हुआ था। पुलिस ने आरिफ को फौरन अरेस्ट कर लिया, जबकि फरमान भाग गया। जब उससे पूछा गया कि वो दोबारा वैसा ही काम क्यों कर रहे हैं, तो आरिफ ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, हम पर कोई कानून नहीं है जो हमें रोक सके, पहले भी सिर्फ 2 साल के लिए कैद हुए थे। ये लाइन पूरे पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के चेहरे पर एक थप्पड़ थी। लोग शॉक में थे और मीडिया ने उन्हें कैनिबल ब्रदर्स ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया। उनके घर से फॉरेंसिक एविडेंस, ब्लड सैंपल्स और डिकम्पोजिशंस के प्रूफ्स मिले। जब फरमान भी कुछ दिन बाद पकड़ा गया तो दोनों को एंटी टेररिज्म कोर्ट एटीसी के हवाले किया गया। क्यों? क्योंकि उनके एक्शन से पब्लिक टेरर फैला था। इस बार कोर्ट ने उन्हें 12 साल तक की सजा सुनाई। आरिफ और फरमान ने अपनी कन्फेशन में कहा था, हम इंसानी गोश्त खाने के आदी हो चुके हैं। कब्रिस्तान से हम लाशें निकालते हैं क्योंकि जिंदा इंसान को मारना मुश्किल है। मतलब अगर इनके पास कोई हथियार होते तो ये तो चलते फिरते को काटना शुरू कर देते। इस केस ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था, पाकिस्तान में कैनिबलिज्म के लिए कोई लॉ क्यों नहीं है? लॉयर्स ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान पेनल कोड में ह्यूमन फ्लैश कंजम्पशन का कोई सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इससे पहले ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं था, इस वजह से लॉ मेकर्स ने पहले कभी इस मसले पर सोचा भी नहीं था। लेकिन जब ये इंसिडेंट रिपीट हुआ तब अथॉरिटीज ने रियलाइज किया कि ये लूप होल कितना डेंजरस है। भक्कर के लोगों के लिए ये नाइटमेयर बन गया। कब्रिस्तान के आसपास लोगों ने रात को जाना बंद कर दिया। फैमिलीज अपने मरहूमों की कब्रों के पास नाइट गार्ड्स रखने लगे। न्यूज चैनल्स दिन रात इन भाइयों पर डिबेट्स चला रहे थे। आरिफ और फरमान की ट्रायल के दौरान साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि दोनों मेंटली अनस्टेबल हैं, लेकिन ये भी क्लियर था कि उन्होंने अपना काम प्लानिंग के साथ किया।
उनके अंदर एक ट्विस्टेड फैसिनेशन थी मुर्दों के फ्लैश को टेस्ट करने की। इनकी इम्प्रिजनमेंट के दौरान भी रिपोर्ट्स आई कि वो खुद से बातें करते थे और एक दूसरे से टेस्ट के बारे में डिस्कशंस करते थे। जेल के गार्ड्स तक उनके पास जाने से कतराते थे। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी कि दोनों भाई अपनी हरकतों पर रिग्रेट नहीं करते थे। उनकी इम्प्रिजनमेंट के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कुछ लॉ मेकर्स ने कैनिबलिज्म को सेपरेट क्राइम डिक्लेयर करने की रिकमेंडेशन दी। मीडिया और सोसाइटी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2011 के बाद सही एक्शन लिया होता तो 2014 का क्राइम रिपीट नहीं होता। उनके केस ने एक बेसिक ट्रुथ सामने रखा कि जब गरीबी, परेशानी और मेंटल इलनेस एक साथ मिलते हैं तो इंसान एक ऐसे लेवल तक गिर सकता है जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। आरिफ और फरमान सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि उन्होंने सिस्टम की वीकनेस एक्सपोज कर दी। जेल में दोनों की जिंदगी और ज्यादा खराब होती गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मेंटल हेल्थ और अनस्टेबल होती गई। फरमान की डेथ की कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी आईं। कुछ कहते हैं वो 2015 में मर गया, कुछ कहते हैं दोनों अब भी जिंदा हैं लेकिन उनकी करंट लोकेशन अननोन है। आरिफ और फरमान ने सिर्फ लाशें नहीं खो दी, उन्होंने हमारे सिस्टम के अंदर की बेहिसी और कमजोरी सामने ला के रख दी। ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं थी, ये उन तमाम अनएड्रेस्ड प्रॉब्लम्स की कहानी थी जहां गरीबी, पागलपन और लॉ के लूप होल्स मिलकर इंसानियत का गला घोट देते हैं। हम अक्सर कहते हैं इंसाफ मिल जाता है, लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या इंसाफ तब भी कहलाता है जब सिस्टम किसी के नेक्स्ट क्राइम का इंतजार करे? भक्कर के ग्रेवयार्ड्स शायद अब फिर से खामोश हैं, लेकिन उन कब्र के नीचे, उन खुदे हुए जख्मों के अंदर अब भी एक आवाज गूंजती होगी। क्या इंसाफ सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होता है? सो प्रोटेक्ट योर कंसाइंस, प्रोटेक्ट योर लॉस, बिकॉज वंस ह्यूमैनिटी डाइज, नो लॉ कैन सेव अस।